हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 अंक का होता है। इसमें से भी न्यूमेरिकल अवश्य आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला जो वीडियो होता है, एक तरह से पहला जो लेक्चर है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको किस प्रकार से सेल बनाए जाते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन ही देखें हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या है देखिए, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तरह से इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत और ये रसायन। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, या अपन कहते हैं अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतः परिवर्तन या रूपांतरण का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। यानी इसमें विद्युत ऊर्जा को या तो हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, या रासायनिक ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद में जो एक तरह से इसका जो चैप्टर का दूसरा जो टॉपिक होता है वो क्या है? सेल। सेल क्या होते हैं? तो एक युक्ति या उपकरण होता है एक सेल। सेल की बात करें, वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को तो रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में, तथा रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देंगे? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल की बात करें हम तो सेल मुख्य रूप से इस आधार पर 2 प्रकार के बन गए। एक तो कहा हमने रासायनिक सेल, केमिकल सेल, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल। रासायनिक सेल या केमिकल सेल का को अपन देखें तो इसमें क्या होगा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है विद्युत का अपघटन, विद्युत को अपघटित किया। यानी ऐसे कह दें कि विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएंगे। जैसे हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल NaCl का विद्युत अपघटन या कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन। रासायनिक सेल में पढ़ेंगे हम डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल। ने क्या केवल डेफिनेशन देगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देगी विद्युत रसायन की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर रूपांतरण या
अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन का मतलब इसमें जो टॉपिक आएगा, यानी इनको एक युक्ति या उपकरण द्वारा चेंज किया जाएगा, उस युक्ति या उपकरण को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। यानी सेल की डेफिनेशन दी हमने, वह युक्ति या उपकरण जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को तो किस में बदलेंगे हम? रासायनिक ऊर्जा में, तथा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल इस आधार पर दो प्रकार के हो गए, रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। रासायनिक सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या वोल्टा सेल। इसमें देखें अपन विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत का अपघटन करेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। इसका एग्जाम्पल है NaCl या कॉपर सल्फेट वाला, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम सेल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे हम रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, या अपन इसको कहते हैं डेनियल सेल, या बोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो सेल बनाने की मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से आप क्या करोगे? किसी भी प्रकार का सेल बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे देखिए, क्या ट्रिक है वो? ट्रिक क्या है कि हमने लिखा यहाँ एलॉन। एलॉन का मतलब एनोड लिखा हमने, A4 एनोड। A4 क्या है? एनोड। और L4 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। O4 ऑक्सीडेशन और N4 नेगेटिव चार्ज, N4 नेगेटिव चार्ज। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या कह रही है कि एनोड जो होगा उसको आपको कहाँ लेना है? लेफ्ट हैंड साइड लेना है सेल बनाते समय, तथा उस पर कौन सी क्रिया करानी है? ऑक्सीडेशन की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया करानी है। और उस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा जब हम केमिकल सेल बनाएंगे। और हमारे जो सिलेबस में है इस चैप्टर में देखें, या सरफेस केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। और उसके अलावा धातु निष्कर्षण वाला जो चैप्टर है उसमें भी क्या काम आते हैं? ये सेल का कंसेप्ट अपन को याद रखना होता है। तो इसके लिए आपको जो ज़्यादातर काम आएंगे वो केमिकल सेल ही काम आएंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, यानी विद्युत अपघटनीय सेल बनाएंगे, तो उसमें अंतर केवल क्या करना है? N की जगह, यानी नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा केवल विद्युत अपघटनीय सेल में। और ये तीन बातें तो सेम रखनी है आपको कि A4 एनोड, एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेना है। उस पर हमेशा कौन सी क्रिया करानी है? आपको ऑक्सीकरण करानी है। और जब रासायनिक सेल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तथा विद्युत अपघटनीय सेल है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी हम ऐसे कह दें कि एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीकरण होता है, सेल भले ही कोई सा भी हो, चाहे वो रासायनिक सेल हो या विद्युत अपघटनीय सेल हो। और कैथोड जो होगा उस पर हमेशा अपचयन की क्रिया होगी। तो देखिए, अगर हम सेल बनाएं, रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक सेल के बारे में अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम कह रहे थे डेनियल सेल या वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल होता है। इसकी देखिए बनावट देखें हम, तो सबसे पहले हमने सेल बनाया। सेल बनाने के लिए हमने क्या किया? सेल के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इसमें दो पात्र होते हैं। दो पात्रों में क्या होता है? दो अलग अलग धातु के हमने क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड लगाए।
लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या लेना है बताओ, एनोड लेना है। ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। एनोड कौन सा होगा बताइए, नेगेटिव चार्ज। एनोड पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बताया है हमने, किसके लिए कंसेप्ट बताया है, रासायनिक सेल के लिए। और रासायनिक सेल और विद्युत अववर्णी सेल में केवल चार्ज का ही डिफरेंस है। रासायनिक सेल जो होंगे उनमें जो एनोड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि विद्युत अववर्णी जो सेल होंगे उनमें एनोड पर कौन सा चार्ज रखना है, आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो हमने कहा दो अलग अलग पात्र ले लिए, इन पर एनोड पर नेगेटिव और इस पर कैथोड पर पॉजिटिव। जब डेनियल सेल की बात करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक जिंक धातु का और एक कॉपर धातु का। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जिंक और कॉपर, इन दोनों में से हम किसका तो एनोड बनाएं और किसका क्या बनाएं, कैथोड बनाएं। तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है, जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है, उस धातु का तो आपको एनोड बनाना है और दूसरी धातु का क्या बनाना है, कैथोड बनाना है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है और किसका ज़्यादा है? तो हम इस टॉपिक के जस्ट बाद में क्या पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस श्रेणी की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस श्रेणी के अकॉर्डिंग जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम होगा, जब सेल बनाएंगे तो उसका तो एनोड बनाना है कम वाले का, और ज़्यादा वाले का क्या बना देना है, कैथोड बना देना है। तो हमने दूसरी ट्रिक क्या बताई कि ट्रिक नंबर ये 1 थी। अगर इसको देखें ट्रिक नंबर 2, जिस धातु के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव का मान कम है, उसका तो क्या बनाना है आपको, एनोड, और ज़्यादा वाले का क्या बनाना है, कैथोड, जिसका क्या है, ई नॉट ज़्यादा है। ई नॉट ज़्यादा वाले का क्या बना देना है, कैथोड बना देना है। जब हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो उसमें से जिंक और कॉपर में से जिंक के मानक अपचयन विभव का मान तो कम होता है और कॉपर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक धातु का तो क्या बनेगा, एनोड, तथा कॉपर धातु का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो इसका मतलब ये एनोड जो है इसमें ये किसका है, ये किसकी धातु है, ये जिंक की छड़ है, जिंक धातु की छड़, और ये क्या है, कॉपर की छड़। अब देखिए जिस धातु की छड़ होती है वह अपने ही आयनों वाले विलयन में क्या होती है, डूबी हुई रहती है। जिस धातु की छड़ होती है वह अपने ही आयनों वाले विलयन में डूबी हुई रहेगी। तो जिंक धातु की छड़ जो होगी वो ZnSO4 के विलयन में, तथा कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई रहती हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो इसमें विलयन भरा हुआ है, तो ये है इसमें ZnSO4 का विलयन, और इसमें जो विलयन भरा हुआ है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का संबंध हमने क्या किया, दोनों को अब संपर्क में लाना चाह रहे हैं दोनों पात्रों को। तो हमने बाह्य परपथ में तो इनको जोड़ दिया एक सुचालक तार से, जिसमें गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर भी लगा सकते हो आप, ऐसे भेजा। और दोनों जो पात्र हैं
उनका संबंध एक उल्टी की हुई यू आकार की नली से कर देते हैं। उल्टी की हुई यू आकार की नली से कर दिया हमने, जिसको कहते हैं क्या, लवण सेतु। ये क्या है, लवण से बना हुआ एक सेतु है, पुल, जो इन दोनों का क्या कर रहा है, एक तरह से संपर्क बनाए रख रहा है। उल्टा की हुई लवण यू आकार की क्या होती है, ये नली, यू आकार की नली, और जिसे कहते हैं हम लवण सेतु। और इसमें भरा होता है क्या, KCl या KNO3 या NH4NO3 प्लस अगार अगार या जिलेटिन का घोल भरा हुआ होता है। जिलेटिन का घोल भरा हुआ होता है। ये हमने इसकी बनावट देखी। बनावट में देखिए क्या कहा हमने, दोबारा से सुनते हैं अब शॉर्ट में, कि गैल्वेनिक सेल में जिंक धातु की क्षण जो होती है वो ZnSO4 के विलयन में, तथा कॉपर धातु की जो क्षण होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में अलग अलग पात्रों में भरी हुई रहती हैं या डूबी हुई रहती हैं। इसमें जिंक गैल्वेनिक सेल में जिंक धातु की क्षण ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर धातु की क्षण कॉपर सल्फेट के विलयन में अलग अलग पात्रों में डूबी हुई रहती हैं। दोनों पात्रों का संबंध एक लवण सेतु से कर दिया जाता है। लवण सेतु एक उल्टी की हुई यू आकार की क्या होती है, नली होती है, जिसमें क्या होता है, KClO KNO3 या NH4NO3 प्लस अगार अगार या जिलेटिन का घोल भरा हुआ होता है। अब देखिए लवण सेतु के कार्य क्या होते हैं। तो लवण सेतु के कार्य, कोई दो कार्य आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। लवण सेतु के कार्य क्या होते हैं कि लवण सेतु क्या करता है कि यह एक आयन को एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में स्थानांतरित होते समय कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह केवल संचरण का कार्य करता है। दूसरा, सेल के विद्युत वाहक बल परिवर्तन को क्या बनाए रखता है, न्यूनतम बनाए रखता है। हमने क्या कहा कि पहला कह रहे हैं अपन कि एक आयन को एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में स्थानांतरित होते समय यह कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह केवल क्या करता है, संचरण का कार्य करता है तथा दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को आपस में मिश्रित नहीं होने देता है, तथा लवण सेतु दोनों अर्ध सेल के विलयन को क्या भी बनाए रखता है, उदासीन बनाए रखता है। तो इसमें से हम कोई से भी 2 पॉइंट लवण सेतु के लिख सकते हैं। लवण सेतु के कार्य पूछ लेता है हमसे, लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु क्या होता है, एक उल्टी की हुई यू आकार की नली होती है जिसमें क्या भरा होता है, ये भी क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है कि KCl KNO3 NH4NO3 प्लस अगार अगार या जिलेटिन का घोल भरा हुआ होता है। लवण सेतु के कार्य दोनों अर्ध सेल के विलयनों को उदासीन बनाए रखता है, एक आयन के एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में स्थानांतरित होते समय कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह केवल संचरण का कार्य करता है, दोनों विलयनों को आपस में मिश्रित नहीं होने देता है तथा सेल के विद्युत वाहक बल परिवर्तन को क्या बनाए रखता है, न्यूनतम बनाए रखता है। अब देखते हैं इसकी कारण प्रणाली, यानी देखिए होता क्या है वास्तव में इसमें कार्य प्रणाली। देखें हम इसकी बनावट के बाद में कार्य प्रणाली क्या है कि जैसे ही हमने इसको सुचालक तार से जोड़ा, दोनों इलेक्ट्रोडों को जैसे ही सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। क्या होती है कि जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान कॉपर की तुलना में कम होने के कारण जिंक धातु द्वारा क्या निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो जिंक द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, -2।
2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि हमने कहा है कि एनोड पर तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम होने के कारण जिंक धातु द्वारा क्या निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। इसका मतलब धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा, इधर से इधर की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, जबकि धारा का प्रवाह कैथोड से किधर की ओर होता है, जिंक की ओर कहते हैं, या एनोड की ओर। अब देखिए कि हमने क्या कहा कि जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब जिंक धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये जिंक धातु की जो क्षण है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे तो इसमें क्या बनता जाएगा, बताओ, Zn+2। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही विलयन में क्या आ जाएंगे, बताओ, Zinc+2 आयन आ जाएंगे। और Zinc+2 आयन आए तो इसका मतलब ये परत धीरे धीरे क्या होगी, पतली होती जाएगी, क्योंकि इसमें से क्या निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, यानी एक परत गलती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन गलता जाएगा, यानी ये परत मोटी होती जाएगी। एनोड की इंपॉर्टेंट लाइन कि एनोड की परत हमेशा घटती है और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर धातु जमा होती है। शुद्ध धातु हमेशा कहाँ पर जमा करनी है आपको, कैथोड पर, और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड की जो परत होगी वो मोटी होती जाएगी। कैथोड की परत मोटी होती जाती है। कैथोड की परत क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो हमने कहा जैसे ही जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये Zn+2 विलयन में चले गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्य परपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जहां विलयन में उपस्थित, विलयन में कौन उपस्थित है, देखिए पहले से ही विलयन में हैं। ये कॉपर सल्फेट कैसे टूटा, देखिए Cu+2 और SO4-2 ऐसे टूटा। तो इसमें कॉपर आयन पहले से ही हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच करके यहाँ विलयन में उपस्थित जो कॉपर आयन हैं इसके द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, कॉपर आयन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, और ये इसमें क्या बन जाएगी, ये कॉपर धातु में अपचित हो जाएंगे। कॉपर धातु में अपचित होंगे तो इसका मतलब इसकी परत मोटी होती जाएगी, इसकी परत क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। शुद्ध धातु कहाँ पर जमा होगी, कैथोड पर जमा होगी। शुद्ध जो कॉपर है वो यहाँ पर इकट्ठा होती जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, कार्यप्रणाली में हमने देखा जैसे ही सुचालक तार से जोड़ने पर, सुचालक तार से जोड़ने पर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉनों को सुचालक तार से जोड़ने पर कौन कौन सी क्रिया होंगी। देखिए इस सेल में क्या होगा, पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा। देखिए एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। और एनोड तो किसका बना हुआ है, यहाँ जिंक का, या हम ऐसे कहते हैं किधर से किधर जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, धारा का प्रवाह देखिए, धारा उल्टी बहती है तो देखिए ये कैथोड से किधर की ओर जाएंगे, बताओ, एनोड की ओर। और कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, और एनोड किसका है, जिंक का। दूसरी वे में हम ऐसे कह सकते हैं धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा, कॉपर से जिंक की ओर। अगला क्वेश्चन, जिंक धातु का भार, जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं, या जिंक धातु का जो भार है, तो देखिए जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो इसका मतलब जिंक का जो भार है वो घटता जाएगा, जिंक की परत जो है वो पतली होती जाएगी। तो हमने कहा जिंक धातु का भार
घटेगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर धातु का भार, कॉपर धातु का भार क्या होगा? बढ़ेगा। कॉपर धातु का भार क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ZnSO4 विलयन की ZnSO4 विलयन की सांद्रता, ZnSO4 विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए कि जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो विलयन में Zn+2 चले गए, और यहाँ पर पहले से ही इस कॉपर जिंक सल्फेट में ये कैसे टूटेगा? ZnSO4 Zn+2 और SO4-2। इसका मतलब जिंक आयन पहले से ही थे और जिंक आयन आ गए, इसका मतलब इस विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ZnSO4 विलयन की सांद्रता यानी गाढ़ापन एक तरह से बढ़ गया, ZnSO4 विलयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमने कहा ZnSO4 विलयन की सांद्रता बढ़ेगी। और अगला जो छठवां है वो क्या है कि कॉपर सल्फेट की बात करें। देखिए कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता, कॉपर सल्फेट विलयन की जो सांद्रता है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को इनको ग्रहण कर रहे हैं और कॉपर धातु में अपचयित हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर विलयन में से कॉपर आयन की सांद्रता घटते जाएगी। तो इसका मतलब हमने ऐसे कह दिया कि कॉपर सल्फेट विलयन की जो सांद्रता है वो क्या होगी? घटेगी। ये क्वेश्चन निकल के आए इससे। हमने कहा कार्यप्रणाली में हम क्या कह रहे हैं कि जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का, जैसे ही हमने क्या किया, गैल्वेनिक सेल को किसी सुचालक तार से जोड़ा तो क्या होगी? इसमें रासायनिक क्रिया संपन्न चालू हो जाएगी। तो जिंक धातु के मानक इलेक्ट्रोड का जो जिंक धातु है उसके मानक अपचयन विभव का मान कम होने के कारण जिंक धातु द्वारा क्या निकाले जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं जो बाह्य परपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जहां विलयन में उपस्थित कॉपर आयन द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे कॉपर आयन किस में अपचयित हो जाते हैं? कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को भी लिखूं इनके नीचे तो देखिए रिएक्शन क्या होगी इसमें कि इसमें से जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और क्या बन गया बताओ? Zn+2। और जिंक जो होती है वो क्या होती है? धातु होती है। धातुएं जो हैं उसको आपको क्या लिखना है? सॉलिड फॉर्म में लिखना है। इसलिए धातु के नीचे तो हमने S लिख दिया। और जो ये Zn+2 जो आयन होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं, जलीय में अवस्था में होते हैं, एक्वस फेज में। तो इसके लिए अपन को क्या लिखना है? एक्वस लिखना है। यानी क्या याद रखना है? सॉलिड आ जाए तो उसके नीचे S लिख दोगे, यानी धातु आ गई तो उसके नीचे सॉलिड यानी S लिखोगे, और आयन आ रहे हैं तो उसके नीचे क्या लिखना है? आपको एक्वस लिखना है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हम जब सेल डायग्राम बनाएंगे या रिएक्शन करेंगे तो उसमें ये काम आएगी। क्योंकि हमको जब शुद्ध रूप में अपन को रिएक्शन देनी है, सेल डायग्राम शो करना है, तो उसमें ये कंसेप्ट अपन को दिमाग में रखना है। अगली देखिए इसमें रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर आयन थे, उस कॉपर आयन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये किस में अपचयित हो गए? कॉपर में अपचयित हो गए। तो देखिए आयन आ गए तो इसके नीचे एक्वस लिख दिया हमने, ये धातु आ गई तो इसके नीचे क्या लिख दिया? सॉलिड लिख दिया। यानी कि हमने जैसे ही सुचालक तार से जोड़ा तो इसमें निम्न क्रियाएं संपन्न हुई। ये पर्टिकुलर लाइन एक क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही सुचालक तार से जोड़ा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो किधर से किधर होगा? एनोड से कैथोड की ओर, या जिंक से कॉपर की ओर। धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर या कॉपर से जिंक की ओर होगा। जिंक धातु का जो भार है वो घटेगा और कॉपर का बढ़ेगा। ZnSO4 विलयन की सांद्रता घटेगी और इसकी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन हो गए। अब इसकी रिएक्शन देखें। रिएक्शन पूछ ली जाती है हमसे डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की एनोड तथा कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। सेल में होने वाली रिएक्शन देखें अगर हम, तो देखिए रिएक्शन क्या होगी इसमें। रिएक्शन को देखिए, एनोड पर बात करें हम, एट एनोड, एनोड कौन सा होता है? बाएं इलेक्ट्रोड। बाएं इलेक्ट्रोड पर देखें हम, बाएं इलेक्ट्रोड पर
बाएं इलेक्ट्रोड यानी जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ये क्या बन गया Zn+2। और ये क्रिया तो क्या कहलाती है बताओ, ऑक्सीकरण। और वैसे भी हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ये सॉलिड है, इसके नीचे धातु ऐसे सॉलिड लगा दिया, ये क्या है, आयन है, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, एक्वस लगा दिया। अब देखिए कैथोड पर देखें, कैथोड का मतलब दाएं इलेक्ट्रोड पर, तो दाएं इलेक्ट्रोड पर देखिए आप कॉपर आयन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और किस में अपचयित हो जाएंगे, कॉपर में। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, यानी अपचयन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन का निकलना तो ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो हमेशा किस पर होगी, एनोड पर होगी। और कैथोड पर तो हमेशा क्या करना है, आपको अपचयन करना है। जैसे ही हमने ये एक एक सेल पर होने वाली रिएक्शन थी, इसको कहा हमने अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल का मतलब आधे सेल पर होने वाली अभिक्रिया या एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जबकि कंबाइंड फॉर्म को अपन कहते हैं पूर्ण अभिक्रिया को नेट सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ही हमने ये जोड़ा तो हमने कहा इसको रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेंगे हमेशा। और देखिए ये क्या आ गया, जैसे ही Zn ये रहा, और इधर क्या है कॉपर आयन, ये तो सॉलिड, और ये क्या है एक्वस इक्वल टू, इधर क्या बनना Zn+2। ये कौन सी फॉर्म है, एक्वस, और ये कॉपर और ये सॉलिड। तो हमने कहा एक एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, तथा पूर्ण अभिक्रिया को नेट सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस गैल्वेनिक जो सेल होता है उसमें आयन जो हैं वो केवल कैथोड पर ही आयन क्या होंगे, विसर्जित किए जाएंगे। आयन जो हैं, आयन केवल कैथोड पर ही विसर्जित किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात आ गई एक, आयन जो होंगे वो कैथोड पर ही क्या होंगे, विसर्जित किए जाएंगे। ये जो रिएक्शन होती है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया है। गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो अभिक्रिया स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, तथा ये कौन सी प्रकृति की होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा निकलती है इसमें से, और जो ऊष्मा निकलती यानी मुक्त ऊष्मा ही जो है वो इसका क्या करेगी, विलयन का क्या बढ़ा देगी, ताप बढ़ा देगी। तो इसमें से अब देखिए यहाँ तक गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा, उसमें देखें कि मेनली क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में हमने सबसे पहले देखा कि इसकी बनावट देखी थी हमने। बनावट में क्या आया था, लवण सेतु आया। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है या डेनियल सेल है उसमें लवण सेतु क्या है तथा उसका कार्य, कम से कम 2 कार्य पूछ लेता है आपसे। तो हमने कहा था, एक बार हम इसको स्पीडली देख रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल होता है उसमें क्या होता है बनावट में। इसमें जिंक धातु की छड़ Zn के विलयन में तथा कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में अलग अलग पात्रों में डूबी रहती है। जिंक दोनों जो पात्र होते हैं उनका संबंध एक लवण सेतु से कर दिया जाता है। लवण सेतु एक उल्टी की हुई यू आकार की नली होती है जिसमें KCl KNO3 NH4 NO3 प्लस अगार अगार या जिलेटिन का घोर भरा हुआ रहता है। लवण सेतु के कार्य थे, लवण सेतु क्या कार्य करता है, एक आयन को एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में स्थानांतरित होते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, केवल यह संचरण का कार्य करता है। दोनों अर्ध सेल के विलयनों को कभी मिश्रित नहीं होने देता। अगला क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल परिवर्तन को न्यूनतम बनाए रखता है। दोनों सेल के
दोनों जो अर्ध सेल हैं उनके विलयनों को ये क्या बनाए रखता है, उदासीन बनाए रखता है। ये 4 लवण सेतु के कार्य हैं, जिनमें से आप कोई 2 भी याद कर सकते हो। उसके बाद में बनावट के बाद में इसकी कार्यप्रणाली में हमने क्या कहा था कि जैसे ही इनको सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम होने के कारण, किससे, कॉपर से कम होने के कारण जिंक धातु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं जो बाह्य परपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जब विलयन में उपस्थित कॉपर आयन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ग्रहण कर लिए और किस में अपचयित हो जाएंगे, कॉपर में अपचयित हो जाएंगे, जिससे जिंक धातु की जो छड़ है वो पतली होती जाएगी, गलती जाएगी, और कॉपर धातु की छड़ वो मोटी होती जाएगी, क्योंकि उस पर शुद्ध कॉपर जमा होती जाएगी। इसी के बाद में इसमें क्वेश्चन बनाएगी, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर होगा, धारा का प्रवाह कॉपर से किसकी ओर, जिंक की ओर, या कैथोड से एनोड की ओर होगा। और ZnSO4 जो विलयन है उसकी सांद्रता बढ़ेगी, जिंक धातु का भार घटेगा, और यहाँ पर कॉपर धातु का भार बढ़ेगा तथा कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। इसके बाद हमने कहा कि गैल्वेनिक सेल जो है उसमें होने वाली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमने बता दी थी कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को लिखिए, या नेट सेल रिएक्शन लिखिए, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर कहा हमने कि गैल्वेनिक सेल में आयन जो हैं केवल कैथोड पर ही विसर्जित किए जाते हैं, और गैल्वेनिक सेल जो है एक स्वतः रिडॉक्स प्रक्रम है तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है, जिसके कारण विलयन का क्या बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। अगला देखिए, अब इसके बाद में देखते हैं हम, अब देखिए गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन या किसी भी सेल का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करना है आपको। देखिए सेल का प्रदर्शन करने के लिए आपको सीधा से ट्रिक ये याद रखनी है। सबसे पहले आपको लिखनी है धातु, ये सिंगल, ये धातु लिखनी है, धातु इलेक्ट्रोड आ गया एनोड वाला, फिर उसके बाद में धातु आयन, और फिर ये डबल डंडा, ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद धातु आयन कैथोड वाला, और फिर उसके बाद में धातु, यानी आपको क्या है, सीधा सा फंडा कि दोनों कॉर्नर जो हैं उन पर क्या आनी है, धातु आनी है। लेफ्ट तरफ हम क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, और राइट तरफ क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा साइन होता है, प्लस होता है। यानी किसी भी सेल को हम बनाना है तो इस प्रकार से याद रखना है, दोनों तरफ जो है वो धातु आएंगी और मध्य में क्या आएंगे, धातु आयन। अब देखिए, और ये बीच में डबल जो डंडे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लवण सेतु को। ये क्या है, लवण सेतु। ये इस सेल जो बना है इसकी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, यानी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेल को। जैसे हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल का सेल डायग्राम देखें हम, तो ये सेल डायग्राम पूछ लेता है हमसे। देखिए एनोड से लेके चलना है, एनोड की धातु लीजिए आप, एनोड की धातु क्या है, जिंक, और जिंक एनोड का धातु आयन कौन सा है, Zn+2, और ये लवण सेतु आ गया। फिर कैथोड चालू हो गई, कैथोड का पहले क्या लेना है, धातु आयन यानी कॉपर आयन, उसके बाद में धातु कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड, ये दोनों क्या हैं, एक्वस, ये एक्वस। अगर इन पर चार्ज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है, माइनस और इस पर प्लस। ये सेल गैल्वेनिक सेल का सेल डायग्राम हो गया, इस वाली फॉर्म को लिख दिया हमने ऐसे करके। अब अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि Zn, और इसको हमने ZnSO4 ही लिखा, और ये लवण सेतु, और ये कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर, ये सॉलिड में और ये एक्वस में। तो दोनों फॉर्म सही हैं, किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। किसी का भी हमसे सेल डायग्राम पूछेगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले एनोड लेना है, एनोड की धातु, फिर एनोड का ही धातु आयन, और फिर कैथोड लेनी है, कैथोड का धातु आयन, और फिर कैथोड की धातु लेनी है। इस प्रकार से हम किसी का भी सेल डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए हम गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो 1
1.10 वोल्ट होता है। गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है विद्युत वाहक बल, उसका मान 1.10 वोल्ट होता है। अब हमने इस पर केस लगाए। केस नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। ये कह रहा है जब ईएमएफ बाह्य जो है उसका मान 1.10 वोल्ट से कम है। पहली कंडीशन की हमने कि जब बाह्य जो विद्युत वाहक बल है उसका मान 1.10 वोल्ट से कम है, और वो कम का मतलब ये हुआ कि इससे वाली जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी सुचालक तार से जोड़ने पर, वो उन सबको फॉलो करेगा। जैसे पहले कहा हमने कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की ओर। जब ये कंडीशन लगाई हमने, एनोड का मतलब जिंक से कॉपर की ओर। दूसरा केस कह रहे हैं हम धारा का प्रवाह, धारा उल्टी बहती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर। यानी कैथोड किसका है यहाँ पर, कॉपर, और ये जिंक का। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एनोड पर जिंक घुलता है, कम होता है यानी घुलता है, तथा कैथोड पर Cu बनता है। ये पहले केस के अकॉर्डिंग होगा। अब हमने क्या कहा, दूसरा केस लगाया। दूसरे केस में देखें हमने जब ईएमएफ बाह्य जो है उसका मान बराबर है 1.10 वोल्ट के ही बराबर कर दिया हमने, तो उस स्थिति में क्या होगा, पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होगा। जब बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। और जब धारा नहीं बहेगी तो इसका मतलब सेल में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हमने कह दिया, सेल में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। सेल में कोई रासायनिक अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होती। अगला पॉइंट देखें हम, तीसरा केस, केस नंबर थर्ड। हमने क्या कहा, जब ईएमएफ बाह्य जो है उसका मान अधिक है 1.1 वोल्ट या 1.10 वोल्ट से, तो क्या होगा, इसमें जो हो रही थी प्रोसेस उसकी क्या हो जाएंगी, ये रिवर्स हो जाएंगी। तो हमने इनको रिवर्स प्रोसेस में लिखा। देखिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उल्टा चालू हो जाएगा। कब, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर, कैथोड से एनोड की ओर, और धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, एनोड से कैथोड की ओर। और तीसरा पॉइंट है वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी एनोड पर जिंक बनेगा तथा कैथोड पर कॉपर घुलेगा। और इस स्थिति में जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल इस स्थिति में विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। इस स्थिति में क्या होगा, गैल्वेनिक सेल किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस स्थिति में गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, जब बाह्य ईएमएफ का जो मान है, विद्युत वाहक बल का जो मान है वो 1.10 वोल्ट से क्या हो, अधिक हो,
तो ये 3 केस होते हैं जब गैल्वेनिक सेल में इसमें लगाते हैं हम। अब देखो गैल्वेनिक सेल के आधार पर ये क्वेश्चन है कुछ जो पूछ लेता है आपसे और कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए निम्न सेल डायग्राम दे रखे हैं आपको, इससे हमको एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को बताना है। तो देखिए सेल डायग्राम से कैसे पहचानेंगे हम, ये सेल डायग्राम जैसे ही हमने देखा, चलो इधर को देख रहे हैं पहले, ये देखिए ये इधर रबड़ सेतु के लेफ्ट तरफ तो क्या होते हैं, एनोड होते हैं, ये तो किसका कार्य करेंगे, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। या अपन सेल डायग्राम से सीधा सा पता चल जाएगा आपको कि देखो ऐसे करना है, CS से CS+ बना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Cu+2 से क्या बना, Cu बना, यानी एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व किया हमने, जैसे ही रिएक्शन लिखी हमने किस पर, एट एनोड, एनोड पर जैसे ही रिएक्शन लिखी तो देखिए क्या बना, CS से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया CS+, और ये क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। अब कैथोड पर देखिए, एट कैथोड, कैथोड पर देखें, देखिए Cu+2 से क्या बना, कॉपर बना, तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 2, और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब देखिए क्या याद ध्यान रखना है आपको कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे ग्रहण किए गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, 2। तो हमने इसको बैलेंस कर लिया और इसके नीचे क्या लिख दिया, देखो ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, धातु है, और ये क्या आ जाएगा, एक्वस, ये सॉलिड और ये एक्वस। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, बैलेंस करने का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने हैं आपको, 2CS प्लस Cu+2 इक्वल टू 2CS प्लस Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड, ऐसे हो जाएगी रिएक्शन। अब इस इधर देखें, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि एट एनोड पर देखें, इसमें भी वही फंडा देखिए, ये एनोड है और ये कैथोड, Mg से Mg+2 बनना, और यहाँ पर क्या है, Ag+ से क्या बनाना है, Ag बनाना है। तो देखिए Mg से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ये बन गया Mg+2, ये बन गया, और ये तो क्या हुआ है बताओ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है। एट कैथोड पर बात करें हम तो देखिए Ag+, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2, बैलेंस कर लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, 2Ag, और ये क्रिया क्या हुई है, अपचयन। नेट सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Mg+2Ag+ इक्वल टू Mg+2 प्लस 2Ag। इसके नीचे क्या आ जाएगा, सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब एक टाइप ये है, देखिए कि मानक अपचयन विभव आपके लिए दिए हुए हैं और उनसे हमको एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन लिखनी है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, सेल का अगर निरूपण पूछ रहा है तो सेल निरूपण भी लिखना है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस क्वेश्चन को हल किया हमने, ये 2 E0 के मान दे रखे हैं, मानक अपचयन विभव। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मानक अपचयन विभव के मान हैं, तो अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो देखिए Fe+2 से Fe बनना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 2, तभी क्या बना है, Fe। तो ये मानक अपचयन विभव का मान हो गया। ये भी देखिए Cu+2 से क्या बना, कॉपर बना, तो इसका मतलब इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ये भी किसके मान हैं, मानक अपचयन विभव के मान हैं। अब हमको इनमें से पहचानना है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो हमारे लिए क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था शुरू में
कि जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है वो तो एनोड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, ज़्यादा वाला कैथोड बनेगा। यानी कम वाला, इन दोनों में से वैल्यू देखो कम कौन सी है, ये वाली, ये कम है तो ये क्या कहलाएगा, एनोड का कार्य करेगा, और ये ज़्यादा है तो ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। जब हमको एनोड और कैथोड मालूम पड़ गए तो अब क्या करना है, एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन वो तो सिंपल होती हैं। एनोड पर तो हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो देखिए एट एनोड पर देखें हम, एनोड पर देखिए आप क्या है, Fe+2 और Fe, यानी एनोड पर ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या बन गया, Fe+2, और ये क्या हुआ है बताओ, ऑक्सीकरण। और दूसरा एट कैथोड, कैथोड पर देखा हमने क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, कॉपर द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, और ये कॉपर, और ये क्या बन गया, अपचयन। ये इसके नीचे सॉलिड, इसके नीचे एक्वस, ये सॉलिड और ये एक्वस। नेट सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Fe+Cu+2 इक्वल टू Fe+2 प्लस Cu, ये हो जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस वाले क्वेश्चन को देखें हम, तो इसमें से देखो ये दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं। अब माइनस की हैं तो देखिए जो माइनस में क्या होता है, ज़्यादा वाला कम होता है, ज़्यादा वाला क्या होता है, कम। इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू देखो ये है माइनस की, इसका मतलब ये कम है, ज़्यादा वैल्यू वाली क्या होगी, कम, और कम वाला तो हमेशा किसका कार्य करता है, एनोड का, और ये क्या है, कैथोड का। तो हमको किसका मालूम चल गया, एनोड और कैथोड का। और रिएक्शन तो सिंपल होती हैं, एनोड पर क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अपचयन। तो देखिए एट एनोड, एनोड पर देखें ये एनोड है, एनोड का मतलब Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और क्या बन जाएगा, Mg+2, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। इसके नीचे क्या लिख देंगे, एक्वस, और ये सॉलिड। और एट कैथोड, कैथोड पर अपचयन होना है, ये क्या बनेगा बताओ, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Zn, ये सॉलिड और ये एक्वस, और ये क्या हुआ है, अपचयन। और 2 इलेक्ट्रॉन से आप 2 इलेक्ट्रॉन काट दोगे, और ये बन गया Mg प्लस Zn+2 इज इक्वल टू Mg+2 प्लस Zn, इसके नीचे सॉलिड, इसके नीचे एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। ये क्या आ गई, नेट सेल रिएक्शन। तो ये गैल्वेनिक सेल हो गया। ये आज का जो वीडियो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके आधार पर अब हमको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बहुत ही सिंपल लगेगी। जो मैंने आपको ट्रिक और कंसेप्ट बताए हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और बहुत ही इजी लगेगा। धन्यवाद।